गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्लाज्मा साइंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट नंबर 2 में जो सवाल आता है वो इस प्रकार से भी आता है कि निम्न अभिक्रिया समीकरणों को पूर्ण कीजिए। तो देखिए, जैसे ये लिख दिया CH3 CH2 CH CH3 CHO, ये हाइड्रोकार्बन श्रृंखला चाहे 2 कार्बन की हो, चाहे 1 कार्बन की हो, चाहे 10 कार्बन की हो, ये हाइड्रोकार्बन श्रृंखला कितनी ही बड़ी क्यों न हो, आपन को ये देखना है कि जो NaBH4 होता है उस NaBH4 का जो कार्य होता है वो CHO समूह को CH2OH में बदलना होता है। कहने का मतलब ये जो NaBH4 है, सोडियम बोरोन हाइड्राइड, ये अपचायक है और ये जो अपचायक होता है NaBH4 वो केवल CHO को CH2OH में बदल देता है। तो ये CHO को किस में चेंज कर देता है? CH2OH में चेंज कर देता है। तो देखिए, ये जो CHO समूह है वो किस में चेंज हो जाएगा? CH2OH में चेंज हो जाएगा। तो ये जो NaBH4 है वो केवल CHO को किस में चेंज कर देगा? CH2OH में। तो सिर्फ अपन को ये ढूंढना है कि जो NaBH4 का जो कार्य है वो CHO समूह को CH2OH में अपचयित करना होता है। अब बाकी की जो श्रृंखला है, चाहे कितनी ही बड़ी हो, 1 2 3 4 कार्बन की हो या 40 कार्बन की हो, जैसा का जैसा इससे जुड़ा हुआ है उसको वैसा का वैसा ही अपन लिख देंगे। तो देखो यहाँ पर जैसे CHO से क्या जुड़ा हुआ है? CH, नीचे क्या जुड़ा हुआ है? CH3, और फिर क्या जुड़ा हुआ है? CH3 CH2। तो देखो इधर जो चेंज हुआ वो ये है कि जो CHO समूह है वो किस में चेंज हो गया? CH2OH में, 1 डिग्री एल्कोहल में। तो ये ध्यान रखना, जैसे ये समीकरण आता है, ये अभिक्रिया आती है, 12th क्लास में भी पूरा एल्कोहल फिनॉल है और तुम्हारे सेकेंड ईयर के अंदर भी पूरा एल्कोहल फिनॉल है। ठीक है, तो ये एल्डिहाइड भी है, दोनों में कॉमन है। तो ये जो CHO है तो CHO को किस में चेंज कर दिया अपन ने? CH2OH में चेंज कर दिया। IUPAC नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, काउंटिंग उधर से करते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह पास पड़े, 1 2 3 4। तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा 2 मेथिल, कितने कार्बन है? 1 2 3 4 4 ब्यूटेन ऑल। तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल 1 ब्यूटेनॉल, 1 ब्यूटेनॉल, या ब्यूटेन 1 ऑल भी लिख सकते हो। फिर NaBH4 आ गया, तो ये NaBH4 इसमें COOCH3 है, तो ये जो COOCH3 है इसको भी किस में चेंज कर देता है? वही CH2OH में चेंज कर देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ चाहे CHO हो, चाहे कीटोन हो, चाहे COOR एस्टर हो, तो चाहे एस्टर हो, चाहे एल्डिहाइड हो, चाहे कीटोन हो, किस में चेंज हो जाएगा? वो CH2OH में चेंज हो जाएगा। और बाकी जो चीज़ जुड़ी हुई है उसको वैसा का वैसा ही लिख देना। ये लो डिटो, रिंग नहीं है तो मत लगाओ। तो देखो इधर अपन ने COOCH3 को किस में चेंज कर दिया? CH2OH में चेंज कर दिया। ये भी क्या बन गया? एल्कोहल। ये कीटोन भी है, इसमें 2 क्रियात्मक समूह है, कीटोन भी है और एल्कोहल भी। फिर आ जाओ SOCl2, देखो इधर SOCl2 वाली जो अभिक्रिया मैं बता देता हूँ, डार्जन अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया है? ये डार्जन अभिक्रिया है। और ये भी आपन ने बता दिया कि जो SOCl2 आ जाए तो ये भी क्या करता है? इस OH को Cl में चेंज कर देता है। यहाँ SOCl2 आ जा, PCl3 आ जा, PBr3 आ जा, PI3 आ जा, PCl5 आ जा। OH की जगह PCl3 PCl5 P प्लस Cl2 लेंगे तो OH की जगह Cl आएगा। P प्लस Br2 लेंगे तो OH की जगह Br आएगा। P प्लस I2 लेंगे तो OH की जगह I आएगा। PI3 लेंगे तब भी I आएगा। PBr3 लेंगे तो Br आएगा। PCl3 लेंगे तो Cl आएगा। मतलब OH की जगह हेलोजन आएगा, और हेलोजन Cl है तो Cl, Br है तो Br, I है तो I। और ये जल्दी, ये इतनी लंबी श्रृंखलाएं, 1 और 2 3 और 1 4 कार्बन की, 40 कार्बन हो, 10 कार्बन हो, उसको ऐसा का ऐसा ही जोड़ देना है। तो ये देखो CH3, ये CH2 का होल ट्वाइस का मतलब होता है ये CH2 2 बार है, CH2 ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, एक ही बात है। फिर कौन है? CH2।
तो यहाँ देख लो OH की जगह कौन आएगा, ये Cl आएगा, जो चेंज हुआ है मैंने उसको गोले में लिख दिया, ठीक है। 1 क्लोरोब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो। तो ये देखो इधर अपन को नाम भी लिखना नहीं होता, केवल अभिक्रिया को पूरा लिखना होता है। अब यहाँ देखो, अब यहाँ आ जाओ, HCl और ZnCl2 दिमाग लगाओ, HCl और ZnCl2 को ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। और ये भी अपन जानते हैं ल्यूकास अभिकर्मक का उपयोग 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहलों में अंतर करने के काम आता है। तो यहाँ देखना, ये भी जो HCl है इसमें, अर्थात जो ल्यूकास अभिकर्मक में जो क्रिया करता है वो कौन करता है? HCl। तो मैं इसको यूँ लिख देता हूँ HCl/ZnCl2। तो यहाँ से देखो OH हट जाएगा और कौन आ जाएगा? Cl। बस ये लो, OH हट गया और कौन आ गया? Cl। और जो स्ट्रक्चर ऐसे की ऐसी बनी हुई है उसको अपन ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे। ये लो, चाहे ये स्ट्रक्चर कैसे भी हो, ये अल्फा कार्बन हो गया। इस अल्फा कार्बन से 1 2 3 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, तो ये 3 डिग्री एल्कोहल है और ये 3 डिग्री हैलाइड है। तो ये ल्यूकास अभिकर्मक अपन जानते हैं, HCl और ZnCl2 को ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। और 3 डिग्री फटाफट अभिक्रिया कर लेता है, 2 डिग्री 5 मिनट बाद और 1 डिग्री बहुत धीरे धीरे अभिक्रिया करता है। अब आ जाओ, तो ध्यान रखना, अभी तक अपन ने ये एल्कोहलों की अभिक्रिया करी है। एल्कोहलों में अगर HCl, SOCl2, PCl3, PCl5 दे रखा हो, OH हटाकर Cl जोड़ दो और बाकी बच्ची कुछ संरचना को ऐसा कैसा लिख दो। NaBH4 दे रखा है तो CHO हो, एल्डिहाइड कीटोन हो, COR, एस्टर हो, COOR, उनको हटाकर CH2OH लिख दो। अब आ जाओ भैया, ये ईथर है ROR, इससे 3 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, 3 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं तो ये 3 डिग्री हो गया। और इससे ये C2H5 जुड़ा हुआ है तो ये 1 डिग्री हो गया। जब ईथर के ऑक्सीजन परमाणु से एक साइड 1 डिग्री हो और एक साइड 3 डिग्री हो, ये अभिक्रिया सीनियर में सबसे ज़्यादा पूछी गई है, 12th क्लास में और सेकेंड ईयर की क्लास में सबसे ज़्यादा पूछी गई है कि ईथर की HI के साथ अभिक्रिया जी-सेल विधि कहलाती है। कौन सी विधि है ये? जी-सेल विधि है। ये एल्किल समूह या एल्कोक्सी समूह की पहचान करने में काम आती है, जी-सेल विधि होती है ये। तो इसमें देखो भैया, ये 3 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। अगर ऐसा है तो 3 डिग्री के साथ में तो जाता है I और 1 डिग्री के साथ में जाता है H। HI से जो अभिक्रिया कराते हैं तो वो कैसे होती है? 3 डिग्री के साथ में तो जाएगा हैलाइड और 1 डिग्री के साथ में जाएगा H। तो ये बन जाएगा भैया CH3 का होल थ्राइस C। इसे बोलते हैं टी ब्यूटिल, 4 कार्बन है ना, इसलिए टी ब्यूटिल। I जोड़ दो, ये I जोड़ दिया, प्लस C2H5O, इसके साथ जाएगा H, एथेनॉल। तो I जाएगा हमेशा 3 डिग्री के साथ और H जाएगा 1 डिग्री के साथ। फिर यहाँ आ जाओ, ऑक्सीजन के एक साइड भी ये देखो मेथिल समूह है, ये भी 1 डिग्री है। और ये देखो CH2 CH2 CH3, ये भी 1 डिग्री है। एक ही एल्किल समूह है, चाहे वो 1 कार्बन का हो, चाहे 3 का हो, 10 का हो, 1 डिग्री है। यह 3 जुड़े हुए थे इसलिए 3 डिग्री है। अगर माना दोनों साइड ही 1 डिग्री हो, दोनों साइड ही 1 डिग्री एल्किल समूह हो, तो ध्यान रखना HBr से अभिक्रिया कराएंगे तो ये होगा Br जाएगा बड़े के साथ और H जाएगा छोटे के साथ। Br जाएगा 1 डिग्री जिसमें कार्बन ज़्यादा है, उसके साथ में हैलाइड जाएगा और हाइड्रोजन जाएगा छोटे एल्किल समूह के साथ। ये नियम होता है, अगर दोनों साइड 1 डिग्री है तो H जाएगा छोटे एल्किल समूह के साथ और हेलोजन Br है तो Br I भी हो सकता है। क्या हो सकता है? I भी हो सकता है। I होता तब भी वो अधिक कार्बन वाले एल्किल समूह के साथ जाएगा। और यदि अलग अलग है, माना यहाँ 1 डिग्री है, यहाँ 2 डिग्री है, तो हैलाइड 2 डिग्री के साथ जाएगा और H 1 डिग्री के साथ जाएगा। 1 डिग्री और 3 डिग्री है तो हैलाइड 3 डिग्री के साथ जाएगा और H 1 डिग्री के साथ जाएगा। 2 डिग्री और 3 डिग्री है तो हैलाइड 3 डिग्री के साथ जाएगा। कहने का मतलब जो हैलोजन परमाणु होता है वो हमेशा 3 डिग्री के साथ जाता है। 3 डिग्री नहीं होता है तो
2 डिग्री के साथ जाता है, और 2 डिग्री नहीं होता है तो 1 डिग्री के वो साथ जाता है, और 1 डिग्री में भी कार्बन की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखो भैया ये बन जाएगा अपना CH3 CH2 CH2 Br, CH3 CH2 CH2 Br, फिर CH3O और ये H, ये अपना हो गया, ये वाली अभिक्रिया अपनी कंप्लीट हो गई। हाँ भैया अब देखो इधर, अब ये भी देखो, अभी ईथर ही चल रहा है, ROR, ये एरोमेटिक ईथर बन गया। क्या बन गया? एरोमेटिक ईथर। अपन ने बताया भैया OH ये फिनोल है, इसकी ऑर्थो पर ऋणावेश आता है, पैरा पर ऋणावेश आता है, इसलिए ये एक्टिवेशन ग्रुप कहलाता है। OH समूह सक्रियणकारी समूह कहलाता है। सक्रियणकारी का मतलब होता है जो बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन घनत्व के मान में वृद्धि कर देता है, वो एक्टिवेटेड ग्रुप कहलाता है, सक्रियणकारी ग्रुप कहलाता है। जैसे OH है, OR है, ईथर है, NH2 है, ये सक्रियणकारी समूह कहलाते हैं। तो देखो इनमें जो इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण होता है वो ऑर्थो पर होता है और पैरा पर होता है, यही मैंने बताया था। एक बार ऑर्थो पे जुड़ेगा, एक बार पैरा पर जुड़ेगा, तो इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। ये एरोमेटिक ईथर है, दोनों में अंतर ये कि इसमें H के स्थान पर क्या आ गया? C2H5, C2H5। इसको अपन इथॉक्सी बेंजीन कहते हैं। इथॉक्सी बेंजीन, इसका सामान्य नाम होता है फेनिटॉल, फेनिटॉल। अगर यहाँ पर CH3 होता तो उसका नाम होता एनिसॉल। मेथॉक्सी बेंजीन को एनिसॉल कहते हैं और इथॉक्सी बेंजीन को फेनिटॉल कहते हैं। इसकी अभिक्रिया सांद्र H2SO4 और सांद्र HNO3 से कराते हैं। तो आप मुझे बताइए, मैंने बताया था कि अभिक्रिया H2SO4 से होगी या HNO3 से, तो याद रखना HNO3 से होगी। किससे होगी? और HNO3 में इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन होता है? NO2+। अगर डायरेक्ट केवल HNO3 नहीं होता, केवल H2SO4 होता, तो अपन को SO3H जोड़ना पड़ता, एक बार ऑर्थो पर और एक बार पैरा पर। ठीक है, अगर वो डायरेक्ट HNO3 लिखता तब भी अपन को NO2 जोड़ना पड़ता, H2SO4 लिखता तो SO3H जोड़ना पड़ता, एक बार ऑर्थो पर एक बार पैरा पर। मतलब यहाँ ऋणावेश है। इसी प्रकार इसकी ऑर्थो पर भी क्या है? ऋणावेश है। यहाँ पर ऋणावेश है, तो यहाँ ऋणावेश है, तो इसलिए धन वाला जो सिरा है या इलेक्ट्रॉन स्नेही है वो ऑर्थो और पैरा पर जुड़ता है, एक बार ऑर्थो पर एक बार पैरा पर। तो यहाँ देख लो भैया, यहाँ HNO3 है तो इलेक्ट्रॉन स्नेही NO2+ होगा। अगर HNO3 नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन स्नेही SO3H होता। तो भैया देखो OC2H5 और ये अपन ने क्या बना दी? रिंग। एक बार अपन ने जोड़ दिया ऑर्थो पर और एक बार अपन जोड़ देंगे पैरा पर। अपन को थोड़ा सा दिमाग लगाना है और कुछ नहीं करना। इन अभिक्रियाओं में दिमाग की ही रिएक्शन होती है और इसमें पूरे नंबर मिलते हैं, कटते भी नहीं हैं। तो अपन ने एक बार ऑर्थो पे जोड़ दिया और एक बार पैरा पर। फिनॉल होता, इसकी जगह ये होता, तब भी अपन की अभिक्रिया में उत्पाद यही बनता। ठीक है, तो देखो ये क्या बन गया? ऑर्थो नाइट्रोफेनिटॉल और पैरा नाइट्रोफेनिटॉल। अब आ जाओ एथेनॉल की अभिक्रिया। CH2N2 का नाम होता है डाईएजोमेथेन, डाईएजोमेथेन। तो इसका जो नाम होता है डाईएजोमेथेन या मीथेन, इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो ये पूरा का पूरा ही जुड़ जाएगा, ये पूरा का पूरा ही जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा? C2H5O, ये जुड़ जाएगा C2H5O। H को CH2 में जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा भैया? CH3 बन जाएगा और क्या बाहर निकल जाएगी? N2। ये लो, तो बताओ एक साइड ROR ईथर बन गया तो क्या नाम है इसका? मिथॉक्सी एथेन। अपन इसको एथिल मेथिल ईथर भी कह सकते हैं, एथिल मेथिल ईथर। अब आ जाओ भैया इसकी अभिक्रिया आ जाओ। CH3CO, मतलब दो CH3CO समूह O से जुड़े होते हैं तो इसे एसिटिक एनहाइड्राइड कहते हैं। इसकी अभिक्रिया C2H5O C2H5 डाई एथिल ईथर से कराते हैं, इथॉक्सी ईथेन से कराते हैं। तो देखो भैया इसमें आ जाओ, अपन ने बताया था CH3CO के ऊपर तो क्या होता है? प्लस, और इस बचे कुचे के ऊपर होता है माइनस।
एसिटिल समूह के ऊपर प्लस होता है, इसे एसिलिनियम आयन कहते हैं। और CH3COO एसीटेट, एसीटेट के ऊपर होता है माइनस। तो इसी प्रकार तुम भी इसमें देख लो, C2H5 के ऊपर प्लस होगा और OC2H5 जिसमें O आ जाता है उसके ऊपर क्या होगा, माइनस। अब अपन को क्या करना है, प्लस के साथ माइनस जोड़ दो और माइनस के साथ में प्लस जोड़ दो। तो देखो भैया यहाँ पर है CH3CO, तो मैंने लिख दिया CH3CO, ये प्लस वाला सिरा है, इधर का माइनस का सिरा कौन है, OC2H5, तो यहाँ जोड़ देता हूँ मैं अलग चौक से OC2H5, ये जोड़ दिया, ये बन गया। अब इसका माइनस सिरा कौन है भैया, CH3COO, और इसका धन सिरा कौन है, C2H5, तो द्वारा यही बन जाएगा CH3COO C2H5। कितने अणु बन गए भैया इसके, 2। CH3COO को एसीटेट बोलते हैं, एसीटेट। ऑक्सीजन से कौन जुड़ा हुआ है, एथिल जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल एसीटेट या एथिल एसीटेट के 2 अणु बनेंगे। अब आ जाओ एल्कीन, एल्कीन की अभिक्रिया BH3 से कराते हैं, हाइड्रोबोरीकरण अभिक्रिया है, हाइड्रोबोरीकरण। तो देखो यहाँ पर BH3 है तो एक H यहाँ जुड़ेगा, R यहाँ से एक H यहाँ जुड़ेगा, CH2 डबल बॉन्ड सिंगल में बदल जाएगा, और जो बोरोन है वो यहाँ जुड़ जाएगा, ट्राई एल्किल बोरेन बन जाए, क्योंकि बुई के ऊपर +3 होता है इसलिए यहाँ पर 3 आता है। रिएक्शन पूरी लिखा रखी है। फिर इसका अपन क्या करते हैं, H2O2 द्वारा अपघटन कराते हैं। ये अभिक्रिया अधूरी दे रखी है, वरना रिएक्शन ये होनी चाहिए H2O2। क्यों, पहले पद में अभिक्रिया BH3 से होती है तो ट्राई एल्किल बोरेन बनता है, फिर दूसरे पद में H2O2 से कराएंगे तो H2O2 ये टूटेगा, OH इधर और OH इधर, तो 3 अणु इसके बन जाएंगे। तो यहाँ बन जाएगा 3R CH2CH2OH, और बाहर निकल जाएगा BOH का होल थ्राइस, क्योंकि 3 अणु लेंगे इसके। तो इसका मेन प्रोडक्ट बनेगा एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल। अब आ जाओ भैया LiAlH4, अपन जानते हैं LiAlH4 कौन है, अपचायक है। ये जिसमें H3O प्लस दे रखा है ये कोई काम का नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, वैसे ही दे रखा है। LiAlH4 क्या करेगा, CO समूह को अपचयित कर देगा। और अपन जानते हैं कि निकिल हो, प्लेटिनम हो, पैलेडियम हो, धातु उत्प्रेरक, LiAlH4 हो चाहे वो NaBH4 हो अपचायक, या फिर सोडियम प्लस एथेनॉल हो, ये CO समूह को CHOH एल्कोहल में चेंज कर देते हैं। CHO समूह है तो वो 1 डिग्री में, और ये कीटोन बीच में आ रहा है तो ये 2 डिग्री में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ उत्पाद बनेगा CH3CHOH, एल्कोहल में चेंज हो जाएगा। ये अपचयन अभिक्रिया कहलाती है, 2 डिग्री एल्कोहल। एल्डिहाइड से 1 डिग्री बनता है और कीटोन से 2 डिग्री एल्कोहल बनता है। अब आ जाओ भैया ROH प्लस RSO2Cl। अब देखो ये जो RSO2Cl है मैं इसको उल्टा करके लिख रहा हूँ, Cl SO2 और R, इसमें और इसमें कोई अंतर है क्या, नहीं है। बताओ क्या बाहर निकल जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा। और देखो ये दोनों R लिख रखा है तो R ही लिखेंगे एग्जाम में। अगर एक के ऊपर R है और दूसरे के ऊपर R डैश है तो अपन भी क्या लिखेंगे, R डैश। तो देखो क्या जोड़ दो भैया, RO। अब क्या जोड़ देंगे, SO2R, ये लो, ये इसका उत्पाद बन जाएगा डाई एल्किल सल्फेट। अब आ जाओ ग्लाइकोल CH2OH की अभिक्रिया कीटोन से कराएं। तो देखो ग्लाइकोल की मैंने अब बताया, एल्डिहाइड से कराओ चाहे कीटोन से कराओ, एल्डिहाइड से कराओगे तो एसीटेल बनेंगे, कीटोन से कराओगे तो कीटेल बनेंगे। क्या बाहर निकल गया, H2O बाहर निकल गया, तो यहाँ क्या आएगा CH2CH2O, ये लो। अब क्या बचा, डबल बॉन्ड C, तो ये डबल बॉन्ड ये एक इधर जुड़ जाएगा और एक इधर जुड़ जाएगा। इनसे कौन जुड़ा हुआ है, CH3, ये बन गया कीटेल। यहाँ पर अगर CH3 की जगह H होता तो यहाँ H लिख देते, एसीटेल बन जाता। तो ये वाली जो अभिक्रिया है वो कई बार परीक्षा में आ चुकी है, तुम्हारे सीनियर में भी कई बार ये सवाल आ चुका है। सबसे ज़्यादा तो जीसेल विधि वाला आता है, ठीक है, NaBH4 वाला आता है कि एस्टर और एल्डिहाइड को ये 1 डिग्री एल्कोहल में चेंज कर देता है। कीटोन होता तो उसे 2 डिग्री में चेंज करता।
ठीक है, ये तुम्हारी सारी अभिक्रियाएं खत्म। ROH और C6H5OH एल्कोहल और फिनॉल की अम्लीय प्रकृति की तुलना। तो देखो भैया, अपन बात करें अम्लीय प्रकृति की तो ये रहा O और ये रहा H, इसके ऊपर होता है -2 और इसके ऊपर होता है +1। अब अपन को अम्लीय प्रकृति का मतलब होता है यदि H आयन आसानी से निकल जाता है वह उतना ही प्रबल अम्ल होता है, और जितनी परेशानी से वो निकलता है वह उतना ही दुर्बल होता है। ये वाला बॉन्ड टूटना चाहिए। अब आप ये सोचो ये वाला बॉन्ड टूटेगा कब? ये ऋणावेश है, ये धनावेश है, ये ऋणावेश है और ये धनावेश है। अगर ऋणावेश का मान ज़्यादा हुआ तो धन आयन आसानी से नहीं निकलेगा, क्योंकि विपरीत आवेशों के मध्य प्रबल आकर्षण बल होता है। अगर ये ऋणावेश इसके पास में आया तो ये दुर्बल अम्ल होगा। ये ऋणावेश इस H आयन के पास में आएगा तो ये कैसा हो जाएगा? दुर्बल, क्योंकि ऋणावेश आएगा तो आकर्षण बल बढ़ जाएगा, और यदि ये इधर गया तो ये प्रबल अम्ल होगा, अम्लीयता का गुण दर्शाएगा। तो बस इस चीज को ध्यान रख लो और देख लो। ROH एल्किल समूह का +I प्रभाव होता है। ये ऋणावेश है, ये धनावेश है। ये +I का मतलब होता है ये धक्का मारता है तो इलेक्ट्रॉन किधर जाते हैं? ऑक्सीजन की तरफ, और ऑक्सीजन से इसकी किसकी तरफ आते हैं? H की तरफ। तो ये कैसा हो जाएगा? दुर्बल। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे भैया? इधर जा रहे, धन की तरफ जा रहे, और धन की तरफ जा रहे तो आकर्षण बल में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। इसलिए अल्कोहल बहुत ही दुर्बल अम्ल होता है। ठीक है, अगर अपन अब फिनॉल की बात करें C6H5OH, ये ऋणावेश, ये धनावेश। फिनॉल का -I प्रभाव होता है, ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है। तो बोलो इलेक्ट्रॉन इधर खींचेंगे तो ये H आयन आसानी से निकल जाएगा। इसका मतलब ये इसकी तुलना में प्रबल अम्ल होता है। हालांकि फिनॉल भी दुर्बल अम्ल होता है, लेकिन अल्कोहल की तुलना में प्रबल, कंपैरिजन में प्रबल, क्योंकि फेनिल समूह का क्या होता है? -I प्रभाव होता है। तो ध्यान लिख देंगे अपन कि फेनिल समूह का कौन सा प्रभाव होता है? -I प्रभाव होता है। इस वजह से ये OH बंध दुर्बल हो जाता है और H आयन आसानी से मुक्त हो जाता है। एक रीजन और है, एक ही रीजन नहीं है, यहाँ देखो दूसरा रीजन, इसमें अनुनाद भी होता है फिनॉल में, O और H। इसके ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, 1 और ये 2। तो यहाँ देखो भैया, ये लोन पेयर यहाँ जाएंगे तो ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा। फिनॉल में अनुनाद भी होता है, ये ऋणावेश यहाँ आ जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस। अब देखो अनुनाद के कारण ऑक्सीजन परमाणु पर धनावेश आ जाता है, तो सोचो धन और धन में क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण, इसलिए H आयन आसानी से निकल जाता है। तो फिनॉल की अम्लीय प्रकृति के 2 कारण होते हैं। फिनॉल की अम्लीय प्रकृति के 2 कारण होते हैं। एक तो होता है फेनिल समूह का -I प्रभाव, और दूसरा होता है अनुनाद प्रभाव। अनुनाद के कारण इसके ऑक्सीजन परमाणु पर धनावेश आ जाता है। अनुनाद के कारण ऑक्सीजन परमाणु पर धनावेश आ जाता है, इसलिए H आयन आसानी से मुक्त हो जाता है। इसलिए H आयन आसानी से मुक्त हो जाता है। तो फिनॉल अम्लीय प्रकृति दर्शाता है। क्यों? क्योंकि फिनॉल में 2 कारण हैं। फिनॉल के अंदर फेनिल समूह होता है जिसका -I प्रभाव होता है, तो इसका -I प्रभाव होता है। इसलिए OH बंध के इलेक्ट्रॉन फेनिल समूह की ओर खींचे चले आते हैं, इसलिए OH बंध दुर्बल हो जाता है और H आयन आसानी से रिलीज हो जाता है। दूसरा रीजन ये होता है कि इसमें OH समूह अर्थात ऑक्सीजन परमाणु के उपस्थित जो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो बेंजीन रिंग के अंदर अनुनाद में भाग लेते हैं, इसलिए ऑक्सीजन परमाणु पर धनावेश आ जाता है, और धनावेश आने के कारण OH बंध दुर्बल हो जाता है और H आयन आसानी से रिलीज हो जाता है। इसलिए फिनॉल अम्लीय गुण दर्शाता है। दूसरी बात, एल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये सवाल भी कई बार पूछ लिया गया है कि क्या कारण है कि एल्कोहलों के क्वथनांक एल्केन से अधिक होते हैं, एल्किल हैलाइड से अधिक होते हैं। ठीक है, एल्किल हैलाइड से भी अधिक होते हैं, एल्डिहाइड से अधिक होते हैं, कीटोन से अधिक होते हैं। क्यों? क्योंकि एल्कोहलों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण अणु पास पास आ जाते हैं, संगुणन की क्रिया हो जाती है, जिससे उसके क्वथनांक और गलनांक में वृद्धि हो जाती
है। ये तुम्हारी यूनिट कंप्लीट होती है।